मंजू रेलवे स्टेशन पर समोसे बेचकर गुजारा करती थी, लेकिन उसके समोसे बिकते ही नहीं थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। उसके घर में उसके 3 बच्चे, उसका पति और सास ससुर रहा करते थे। मनीष यानी कि उसका पति ज्यादा काम नहीं करता था, इस वजह से मंजू बहुत ज्यादा उदास रहा करती थी। ऐसे ही आज के दिन भी मंजू जब समोसे बेचकर घर आती है तो मनीष पर चिल्लाते हुए कहती है, आपको कितनी बार बोला है कि कम से कम मेरे साथ समोसे बेचने के लिए चल लिया करो। स्टेशन पर कितनी सारी गाड़ी आती है, लेकिन मैं सब गाड़ियों में जाकर समोसे नहीं बेच पाती, क्योंकि मैं अकेली औरत इतनी भारी समोसे की टोकरी उठाकर जगह जगह नहीं जा सकती। लेकिन आप तो मेरी मदद करवाने की जगह बस घर में पड़े रहते हैं। तुम तो जानती हो मंजू कि मुझे समोसे बनाने नहीं आते और ना ही समोसे बेचने आते हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ जाकर आखिर करूंगा क्या? तुम कमा तो रही हो, फिर अगर दोनों काम पर जाएंगे तो मेरे तीनों बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? हाँ जी, बस यही काम रह गया है। आप औरतों की तरह घर पर रहो और परिवार को संभालने का दिखावा करो, और मैं बाहर मर्दों की तरह कमाने के लिए जाऊँ। दोनों इसी तरह से लड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मंजू की सास वैजयंती आती है और कहती है, क्या कर रहा है मनीष? एक तो मंजू ने सारा भार अकेले अपने सर पर उठाया हुआ है और तू उसी से लड़ाई कर रहा है। अगर उसे समोसे नहीं बेचे जाते तो कुछ और बेचने की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या बेचूं माँ? कुछ भी सामान बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पहली बात तो सामान बेचने वाले बहुत होते हैं और इस तरह से प्रतियोगिता बढ़ जाती है। तो तू कोई ऐसी चीज क्यों नहीं बेचता जिसकी सब लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत हो और तुझे ज्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े? अगर बेचना चाहे ना तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। बेचने वाले इंसान तो इस्तेमाल की हुई चीज भी बेच सकता है, और आपको सिर्फ सामान बेचने में इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है। अरे कम से कम पानी बेच लीजिए, लोग तो खरीद ही लेंगे। तूने बिल्कुल ठीक कहा, मंजू तो बहुत ज्यादा समझदार है और इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, इसे किसी से सस्ता पानी दिलवा दे और अब से ये जाकर रेलवे स्टेशन पर तेरे साथ पानी बेचेगा। रही बच्चों की बात, तो ये सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। बच्चों का तो ये ध्यान भी नहीं रखता, उन्हें होमवर्क भी मैं और तेरे ससुर जी करवाते हैं। ठीक है माँ जी, अच्छा हुआ आपने बता दिया। बस अब इनका आराम करने का समय बहुत हो गया है, अब ये मेरे साथ जाकर काम करेंगे। ऐसा ही होता है। मंजू किसी से सस्ता पानी मनीष को दिलवा देती है और मनीष रेलवे स्टेशन पर उस पानी को बेचने लगता है, लेकिन उसमें भी वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था और धीरे धीरे ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज लगा रहा था, पानी ले लो, पानी पानी ले लो, अरे पानी ले लो, लेना है तो पानी ले लो, पानी। मंजू इस तरह से मनीष को धीरे धीरे पानी बेचते हुए देखकर उसके पास आती है और कहती है, क्या कर रहे हो जी? इतना धीरे पानी बेचोगे तो कौन लेगा? लोग आपके मन की बात सुनने के लिए ट्रेन में बैठे हैं क्या? थोड़ा जोर से बोलो। मंजू, अगर जोर से बोलकर पानी बेचूंगा तो चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला सूख जाएगा और सारा पानी मैं खुद ही पी जाऊंगा। वैसे भी धीरे धीरे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, सोच लो तुम्हारा ही नुकसान होगा इसमें। ऐसे मनीष पूरे दिन में मुश्किल से 2-4 पानी की बोतल बेच पाता है, जिस बात से मंजू बहुत ज्यादा परेशान होती है। अब पूरे परिवार को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मनीष की मेहनत करने की क्षमता को बढ़ाया जाए। तभी वैजयंती, जो कि बहुत ज्यादा समझदार थी, उसके दिमाग में एक और तरकीब आती है और वो कहती है, मंजू, ये निकम्मा नकारा लड़का भी काम कर सकता है, बस एक तरीका है। माँ जी, अगर ऐसा कोई तरीका है तो मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा पति भी काम करे, ताकि कभी मेरा आराम करने का मन करे तो मैं भी घर पर रहकर थोड़ा सा आराम कर सकूँ। वैजयंती अब मंजू को एक तरकीब बताती है और मंजू को भी वो तरकीब बहुत अच्छी लगती है। भले इसमें मंजू का खुद का नुकसान होता, लेकिन मनीष का काम चल जाता। अब मंजू समोसे में लाल मिर्च की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा मिला देती है, जिससे समोसे लाल रंग के लगने लगते हैं, और जैसे ही मंजू ग्राहकों को समोसे देती तो ग्राहकों को मिर्ची लगने लगती, और तभी मनीष वहाँ पर पानी बेचने के लिए आ जाता। ऐसे ही एक औरत मंजू का समोसा खाकर कहती है, अरे बाप रे, इस समोसे में कितनी मिर्ची है, कितना ज्यादा तीखा है, मेरी तो जीभ जल रही है, इस समोसे को खाकर कोई मुझे पानी पिला दो। औरत इसी तरह से चिल्ला रही होती है कि तभी वहाँ पर मनीष पानी की बोतल लेकर आता है और 20 रुपए की पानी की बोतल के बजाय 30 रुपए की बेच देता है। लेकिन औरत इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो 30 रुपए में खरीद लेती है। ये सब कुछ तो अच्छा हुआ बहू, लेकिन मनीष बेटा, तुझे महंगे में सामान नहीं बेचना चाहिए था। इस तरह तो ग्राहक तुमसे चिढ़ने लग जाएंगे और मंजू के काम को भी खतरा हो सकता है। माँ जी, ये बात हमने भी सोची है, पर कुछ दिन अगर ऐसा होता भी है तो भी ठीक है। मैं अपने समोसे का ठेला कहीं और लगाने के लिए चली जाऊंगी और फिर अपनी टोकरी लेकर कहीं और समोसे बेच लूंगी। लेकिन अगर इन्हें काम करने की आदत पड़ जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब ऐसा ही होता है, जहाँ एक तरफ मनीष का काम चलने लगता है और धीरे धीरे सब उससे पानी खरीदकर पीने लगते हैं, तो वहीं अब रेलवे स्टेशन पर सब मंजू को तीखी लाल समोसे वाली बोलने लगते हैं। कुछ नए ग्राहक आते तो वो मंजू के तीखे समोसे के बारे में ढंग से जानते नहीं थे, इसलिए वो उससे समोसे खरीद लेते। लेकिन जो भी ग्राहक उसे पहले से जानते थे, वो उससे समोसे खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो बहुत ज्यादा तीखे होंगे। अब एक दिन जब सुबह सुबह मनीष काम पर जा रहा होता है, तो मंजू अपने बिस्तर पर ही सोई हुई थी और मनीष उसे सोते हुए देखकर बोलता है, क्या बात है मंजू, आज काम पर नहीं चलना है क्या? आज तो मेरा खुद का मन कर रहा है काम पर जाने का। बाहर जाता हूँ, 2-4 लोगों से बात करता हूँ तो अच्छा लगता है, और काम करके जब घर में पैसे लेकर आता हूँ तो बच्चों के चेहरे की खुशी भी अलग होती है।
रहने दीजिए जी, मुझे काम पर नहीं जाना। आपका काम चल गया यही बहुत बड़ी बात है। लोग मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। लोग मुझे तीखी लाल समोसे वाली कहते हैं। अब हर किसी को ये लगता है कि मैं लालच की वजह से ज्यादा लाल मिर्च डालती हूँ। कोई बात नहीं मंजू, तुमने ये जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए ही किया है। वैसे भी मेरी एक डीलर से बात चल रही है, वो मुझे कोल्ड ड्रिंक और लस्सी भी देगा जिससे मैं रेलवे स्टेशन पर बैठ सकता हूँ। अगर ये बात फाइनल हो जाए तब तो शायद तुम्हें काम करने की जरूरत ही न पड़े। अब मनीष अकेला ही काम पर चला जाता है, लेकिन जब वो शाम को घर आता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है और मंजू को बताता है। सच में मंजू, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम इतनी ज्यादा सौभाग्यशाली हो कि जिस भी चीज पर हाथ रखती हो वो सोने की बन जाती है। रहने दीजिए जी, अगर ऐसा होता तो कब का मैंने अपनी झोपड़ी पर हाथ रखकर इसे सोने का बना दिया होता। वैसे हुआ क्या है? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जरा बताओगे क्या? आज मेरी तारीफ क्यों हो रही है? बहुत खुशी की बात है मंजू, तुम्हें नहीं पता लेकिन एक व्यापारी आया था जो तीखी लाल समोसे वाले के बारे में पूछ रहा था, और जब मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हारा पति हूँ तो उसने मुझे एक ऑफर दिया। वो रेलवे स्टेशन पर अनोखे सामान की दुकान खोल रहा है जहाँ सब चीजें चटपटी मिलेंगी, और वो चाहता है कि वो वहाँ पर तुम्हारे समोसे भी रखे। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। हमने तो ये सब कुछ मनीष को काबिल बनाने के लिए किया था, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा हमने कभी नहीं सोचा था। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बहू। अब से तुझे ट्रेनों में घूम घूम कर अपने समोसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तू भी एक कैंटीन में खड़े होकर आराम से अपना काम कर सकती है, और मेरे पोते पोतियों को भी अच्छी जिंदगी मिलेगी क्योंकि अब तुम दोनों कमाओगे। अब मंजू का परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं मंजू को भी ये सुनकर अच्छा लगता है कि उसके तीखे लाल समोसे अब रेलवे स्टेशन पर धीरे धीरे मशहूर हो गए थे। सभी लोग उसके समोसे खाने के लिए आया करते थे, समोसे खाने की प्रतियोगिता किया करते थे, और अब मंजू भी बहुत ज्यादा खुश थी। ससुराल का आंगन था और मौसम की पहली बारिश ने घर को घेरे में ले लिया था। एक ओर शादी की तैयारियां थी, दूसरी ओर बूंदों की रुकावटें। कह दिया था मैंने कि सावन में शादी नहीं करनी चाहिए, अब देख लो पानी ही पानी हो गया है। माँ जी, अगर बरामदे का हिस्सा खाली करवा दिया जाए तो पंडाल वहीं लग सकता है। तू रहने दे बहू, तेरा ये शहर वाला दिमाग गाँव में नहीं चलता। भाभी, बारात निकलनी है 2 दिनों में और बैंड वालों ने फोन करके मना कर दिया है। गोलू घबराओ मत, कुछ न कुछ हो जाएगा। जहाँ कुछ लोग हर मुश्किल का हल ढूंढते हैं, वहीं कुछ लोग हर हल में मुश्किल ढूंढते हैं। नीति को बस इतना चाहिए था कि घर उसे समझे और वो घर को। शादी के दिन पानी गिरा है, इसका मतलब है कि लड़का बहुत भावुक होगा। चाचा आप मजाक छोड़िए, कुछ काम की बात कीजिए। काम की बात करूं? अरे बेटा, पहले शादी की तारीख ठीक कर लेते, फिर काम भी हो जाता। चाचा जी, अब जब मौसम साथ नहीं दे रहा तो हम सबको मिलकर हालात को मात देनी चाहिए। शहर की बहू ने पहली बार गांव की सभा में अपने विचार रखे, पर एक विचार जब बिना परंपरा के पंख फैलाता है तो पुराने लोग उसे तूफान मान बैठते हैं। नीति बहू, शादी है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट नहीं। यहाँ लोग मोबाइल की लाइट से नहीं, दीपक से मंडप रोशन करते हैं। दीपक में रोशनी कम नहीं होती ताई, बस उसे हवा से बचाना पड़ता है, और मैं बस यही कर रही हूँ। बहू तू ये सब करने के लिए आई है या सिर्फ सलाह देने? माँ जी, घर का हिस्सा बनने के लिए आई हूँ। अब इसका तरीका भले मेरा हो, मकसद तो वही है। गाँव में कोई भी बदलाव अपने साथ संशय लाता है, और बहू का हर सुझाव उसकी नीयत नहीं, उसकी परवरिश से तौला जा रहा था। भाभी, मंडप की जगह के नीचे पानी भर गया, हलवाई भी चूल्हा नहीं जला पा रहा। गोलू, क्या पिछली बार वाली ईंटें कहीं पड़ी हैं? हाँ, गोदाम में है। उन्हें लगवाओ, प्लास्टिक की शीट मंगवाओ, नीचे से सीलिंग करवा दो। फिर वही मैनेजमेंट का ज्ञान हो या अनुभव, हर घर के काम आए तो बुरा क्या है। नीति अब बहस नहीं कर रही थी, बल्कि कुछ कर दिखाने के लिए रास्ते बना रही थी। लेकिन हर पहल कदम के आगे एक परंपरा एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। बारात के घोड़े का क्या इंतजाम किया है? घोड़े वाला कह रहा है कि रास्ता दलदल है, वो नहीं ला सकता। तो बैलगाड़ी का इंतजाम कीजिए, सजवा दीजिए, उसी में दूल्हा जाएगा, गांव का अंदाज रहेगा और रास्ता भी संभलेगा। अरे वाह, शहर वाली बहू ने बैल की बात कर दी भाई, चमत्कार। बिना पूछे कुछ न करना बहू, ये घर है, तेरा ऑफिस नहीं। नीति को तानों की आदत नहीं थी, लेकिन ससुराल में तानों की उम्र ज्यादा होती है और रिश्तों की गर्माहट कम। तो परेशान मत होनी थी, सब ठीक होगा। वो जगह तू खुद बना रही है, देखना एक दिन सब तुझे ही मिसाल बनाएंगे। जब नई सोच और पुरानी रीति मिल जाए तो रिश्ता बनता है, लेकिन अगर दोनों टकरा जाएं तो रिश्ता टूट भी सकता है। भाभी, हलवाई वाला कह रहा है गैस सिलेंडर गांव के बाहर फंसा है। क्या? घर में लकड़ी का चूल्हा नहीं है? हाँ है, लेकिन किसी ने जलाया नहीं सालों से। तो उसे साफ करवाओ। हमारे ऑफिस की पार्टी में हमने ऐसे ही खाना बनाया था, ज्यादा स्वाद आता है। अब लकड़ी का चूल्हा भी शहर की बहू को समझाना पड़ेगा क्या? समझाने की जरूरत नहीं माँ जी, मैं सीखने आई हूँ और सिखाने भी। एक बहू जो घर संभालने के साथ रिश्ते भी संभाल रही थी, अब लोगों के लिए आश्चर्य बन गई थी। लेकिन उसका सफर अभी अधूरा था, क्योंकि असली इम्तिहान तो बाकी था। भाभी, एक बुरी खबर है,
ममता की माँ ने फोन करके कहा कि वो इतनी बारिश में बारात नहीं ले जा सकते। क्यों? कह रही है कि दुल्हन को भेजना संभव नहीं, रास्ता बहुत खराब है, और शादी की तारीख बदलने का सुझाव दे रही है। क्या दुल्हन तैयार है? पता नहीं, माँ जी ने सुना तो गुस्से में पंडित जी को भी मना कर दिया। जहाँ एक बहू को पहले उसके शहर की सोच के लिए टोका गया था, वहीं अब पूरे गांव की नजरों में वही बहू उम्मीद बन चुकी थी। पर अब उसका सामना उस परिस्थिति से था जहाँ रास्ता मिट्टी में डूबा था और रिश्ते संकोच में। राघव, मैं खुद ममता को लेने जाऊंगी। इतनी बारिश में रास्ता भी ढंग से नहीं है। शादी की तारीख निकल गई तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, 2 परिवारों की प्रतिष्ठा डूबेगी। भाभी, मैं भी साथ चलूंगा। कहाँ निकल पड़ी हो बहू, लड़की वाले अगर मना कर रहे हैं तो उनकी भी मजबूरी है। माँ जी, मजबूरी को समझने के लिए सामने जाना पड़ता है, बस एक बार कोशिश कर ले। ससुराल की बहू ने पहली बार खुद को बहू नहीं, इस घर की बेटी समझकर कदम बढ़ाया था। रास्ता चाहे कितना भी कीचड़ भरा हो, लेकिन हौसला जब सूखा हो तब पैर फिसलते नहीं। बातों का धुआं उठ रहा था गांव में, लेकिन उस जीप में बैठे 3 लोग सिर्फ इस बात पर यकीन कर रहे थे कि शादी टलनी नहीं चाहिए। कभी कभी ससुराल को ससुराल बनाने के लिए बेटी को बहू से ज्यादा कुछ बनना पड़ता है। दूसरे गांव पहुंचना आसान नहीं था। बारिश में कैसे शादी हो सकती है बेटी? कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार हो गया? मैं। अगर कोई गलती हुई तो मैं जिम्मेदार होंगी, लेकिन अगर आज ये शादी नहीं हुई तो ये गांव सालों तक हंसी उड़ाएगा। माँ, मैं तैयार हूँ, शादी एक दिन की बात नहीं है, लेकिन भरोसा उम्र भर का। बेटी, तू जिद कर रही है। नहीं माँ, मैं भरोसा कर रही हूँ अपनी भाभी पर। जहाँ लड़कियाँ बरसों इंतजार करती हैं किसी बहन जैसी भाभी के लिए, ममता ने पहली बार उसे पाया था, और शायद इसलिए उस दिन एक दुल्हन बहू के साथ निकली थी, बरसात में आशीर्वाद के साथ। जिस गांव में शादी सिर्फ लड़के वालों की जिम्मेदारी मानी जाती थी, वहाँ आज एक बहू दुल्हन को हाथ पकड़कर वापस ला रही थी, और ठीक वैसे ही हुआ। आ गए हम, ममता को ले आए। हे भगवान, सच में। माँ जी, शादी का मुहूर्त अभी बचा है, अगर हम सब मिलकर जल्दी तैयारी करें तो सब हो जाएगा। तूने आज दिखा दिया कि तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इज्जत भी है। कभी कभी घर को रिश्ते जोड़ने वाली बहू नहीं, इमारत जोड़ने वाला स्तंभ चाहिए होता है। और उस दिन नीति ने सिर्फ शादी नहीं करवाई, बल्कि विश्वास की नींव डाली। भाभी, आप ना होती तो मेरी शादी ना होती। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी ममता है, और ममता की जिम्मेदारी तुम। तुमने बहुत कुछ सहा, और फिर भी खुद को नहीं छोड़ा। शादी को निभाने के लिए जिद से नहीं, समझदारी से काम लेना होता है। बहू, आंगन की मिट्टी में जब तेरा पैर पड़ा था तब लगा था तू इसमें ढल नहीं पाएगी, लेकिन अब लगता है तेरे बिना ये घर अधूरा है। और जब दुल्हन की विदाई हो रही थी तब बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन अब वो रुकावट नहीं थी, वो साक्षी थी उस बहू के संघर्ष की, जो अब ससुराल की पहचान बन चुकी थी। भाभी, मैं कभी नहीं भूलूंगी जो आपने मेरे लिए किया। जो कोई नहीं करता वही याद रहता है। कभी कभी रिश्तों में भाषा नहीं होती, बस भाव होते हैं, और जब भाव बरसते हैं तो हर दीवार पिघल जाती है। अब की शादी की कहानी सुनाई जाएगी बहू के नाम से, ना कि बैंड बाजे से। अच्छा है, अब की जेठानी होशियार है, देवरानी को भी सिखा देगी। चल बहू, अब तेरे हाथ की चाय पीनी है। अभी लाई माँ जी, लेकिन ध्यान रहे, अब ये घर मेरा भी है। जिस शादी को बारिश में डूबना था उसने एक घर को खड़ा कर दिया, और जिस बहू को पर्दे के पीछे रहना था उसने परिवार की कहानी का पहला पन्ना खुद लिखा। क्योंकि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब कोई बहू उन्हें भीगने से बचा लेती है।